भारत की राजनीति का एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है ना? बिल्कुल। एक तरफ प्रशांत किशोर, हाँ, वो रणनीतिकार जिसे मतलब जीत का दूसरा नाम माना जाता था, जिसने मोदी से लेकर ममता तक, केजरीवाल, जगन रेड्डी सबको जिताया, सबको सत्ता का स्वाद चखाया। उनके वीडियो पर लाखों व्यूज, टीवी चैनलों पर घंटों की बहस और सोशल मीडिया पर तो एक पूरी फौज थी जो कह रही थी कि मसीहा आ गया है। हाँ, कि बिहार को बदलने वाला मसीहा आ गया है। और फिर दूसरी तरफ आते हैं चुनावी नतीजे। और नतीजा क्या? 0, 0, एक भी सीट नहीं। वोट शेयर महज 3%। ये किसी आम नेता की हार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जादूगर की हार है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये पड़ताल करेंगे कि जो ऑनलाइन दिख रहा था और जो जमीन पर हो रहा था उसमें इतना बड़ा फासला क्यों था। हमारा मकसद सिर्फ हार जीत का हिसाब लगाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि क्या प्रशांत किशोर का ये बड़ा प्रयोग, क्या ये पूरी तरह से नाकाम हो गया, या इस हार की राख में भी कहीं भविष्य की जीत की कोई चिंगारी छिपी है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। और ये पड़ताल बिहार से ही शुरू होती है, वो राजनीतिक प्रयोगशाला जहां बड़े बड़े समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस झटके के पैमाने को समझते हैं। 0 सीटें, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसके रणनीतियों पर मतलब किताबें लिखी जाती हैं, चाय पर चर्चा, खेला होबे, हाँ, जिनके नारे देश की जुबान पर चढ़ गए। और जब वही शख्स अपनी पार्टी जनसुराज लेकर अपने ही घर में उतरा तो ऐसा नतीजा क्यों आया? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये नतीजा प्रशांत किशोर से ज्यादा बिहार की राजनीति के बारे में बताता है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि बिहार वो धरती है जो राजनीतिक अहंकार को सबसे पहले तोड़ती है। ये हर उस शख्स को जमीन दिखाती है जिसे लगता है कि उसने राजनीति का कोड क्रैक कर लिया है। मतलब जब किसी को लगता है कि उसने बिहार को पढ़ लिया, बिहार उसे एक नया पाठ पढ़ा देता है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त लोकप्रियता के शिखर पर थे, एक के बाद एक राज्य जीत रहे थे। हाँ, लहर थी पूरी। लेकिन बिहार में उनके विजय रथ को लालू नीतीश के गठबंधन ने रोक दिया था। बिहार ने तब भी संदेश दिया था कि यहाँ की राजनीति सिर्फ हवा पर नहीं चलती, जमीनी समीकरणों पर चलती है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर की हार उसी कहानी का एक नया अध्याय है। ये एक चुनावी हार से कहीं ज्यादा बिहार की राजनीतिक जमीन का एक कड़वा रियलिटी चेक है। यहाँ सुपर कंप्यूटर और हार्वर्ड की रणनीतियां अक्सर देहाती चौपालों पर धूल चाट जाती हैं। तो फिर वो कौन सी ठोस वजह थी जिन्होंने इस पूरे हाईटेक अभियान को जमीन पर गिरा दिया? स्रोत सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की तरफ इशारा करते हैं, बिहार का जाति का जाल। पीके का नारा था, न जाति न धर्म, बस विकास और सुशासन। सुनने में कितना आदर्श लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है सुनने में। पर जमीन पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? देखिए, यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। बिहार में राजनीति का कखारा जाति से शुरू होता है और उसी पर आके खत्म होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ हर पार्टी का एक मजबूत जातीय समीकरण है जो दशकों की मेहनत से बना है। लालू यादव का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण, ये सिर्फ वोट बैंक नहीं है। नहीं, ये एक सामाजिक गठबंधन है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने कुर्मी कोयरी के साथ अति पिछड़ा वर्ग को जोड़कर एक ऐसा किला बनाया जिसे भेदना मुश्किल था। और बीजेपी के पास सवर्णों के पारंपरिक वोट के साथ हिंदुत्व का एक शक्तिशाली नैरेटिव है। और पीके इन सब समीकरणों को तोड़कर एक नया समीकरण बनाना चाहते थे। हाँ, विकास का समीकरण। विकास का समीकरण। और यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक बाधा सामने आती है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। बिहार के ग्रामीण वोटर के लिए जाति सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जोखिम से बचने का जरिया। हाँ, उसने विकास के वादे दशकों से सुने हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उसका समाज, उसकी जाति ही उसके लिए एकमात्र भरोसेमंद सुरक्षा कवच होती है। अच्छा। तो जब कोई नया शख्स, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा और प्रभावशाली क्यों न हो, उनसे कहता है कि इस सुरक्षा कवच को छोड़कर एक नए वादे पर भरोसा करो, तो अवचेतन मन में एक हिसाब चलता है, क्यों जोखिम लें। प्रशांत किशोर का विकास का संदेश तर्क की अपील थी, लेकिन उनका मुकाबला अस्तित्व बचाने की एक गहरी भावना से था। यह एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। मतलब लोग सुनते सबको हैं,
पर अंत में बटन वही दबाते हैं जहां उन्हें अपनी सुरक्षा, अपनी हिस्सेदारी की गारंटी दिखती है। बिल्कुल, जैसा कि एक स्रोत में एक स्थानीय व्यक्ति कहता है, बिहार में आदमी सुनता सबको है, आखिर में बटन अपनी जाति और फायदा देखकर ही दबाता है। यहाँ जाति सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि सत्ता, सम्मान और संसाधनों तक पहुंचने का जरिया है। पीके इस दीवार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये दीवार सिर्फ ईंट की नहीं, बल्कि भरोसे और असुरक्षा की भावना से बनी है। चलिए दूसरे बड़े कारण पर आते हैं, जो इसी से जुड़ा है, उनकी बाहरी वाली छवि। अब ये थोड़ा अजीब है। हाँ, वो हैं तो बिहार के ही, 3 साल से पदयात्रा कर रहे थे, फिर भी ये बाहरी का ठप्पा उन पर कैसे लग गया? अपनापन क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल बहुत वाजिब है, और इसका जवाब भूगोल में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव में छिपा है। अच्छा। बिहारी वोटर के लिए अपना होने का मतलब सिर्फ एक ही जिले या राज्य में पैदा होना नहीं है। इसका मतलब है उनकी भाषा बोलना, उनके अंदाज में जीना, उनके सुख दुख को महसूस करना। प्रशांत किशोर की छवि एक बेहद पढ़े लिखे, सफल कॉर्पोरेट रणनीतिकार की थी। वो हार्वर्ड में पढ़े हैं, संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं, उनके बातों में डेटा होता था, सिस्टम की बात होती थी, जो शायद शहरी मध्यवर्ग को अपील करती हो। लेकिन उन्होंने अपनी छवि बदलने की कोशिश तो की थी। कुर्ता पैजामा पहना, गमछा डाला, दाढ़ी बढ़ाई, कोशिश पूरी की, लेकिन वो लालू यादव के ठेठ देहाती अंदाज या नीतीश कुमार की जमीनी सादगी का मुकाबला नहीं कर पाए। सही बात है। लालू जी जब टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे या ठेठ गवई अंदाज में भाषण देते थे, तो लोगों को लगता था कि ये हमारा आदमी है, हमारी तरह बात करता है। नीतीश बाबू का साइकिल पर चलना, लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाना, ये सब उन्हें अपना बनाता था। बिल्कुल। और विपक्ष ने पीके की छवि को और पुख्ता करने के लिए एक जुमला उछाला जो बहुत असरदार साबित हुआ। कौन सा? ये एसी गाड़ी से उतरकर गमछा डाल लेते हैं। इस एक लाइन ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये बाहरी का टैग उन पर भारी पड़ा। एक स्रोत में एक स्थानीय नेता का एक बहुत सटीक बयान है। वो कहता है, प्रशाल बाबू डेटा और सिस्टम की बात करते हैं, लालू बाबू हमारे सम्मान और हमारे दर्द की बात करते हैं। आप ही बताइए, मेरा गांव किसकी सुनेगा? बिल्कुल। ये एक लाइन शायद पूरे अंतर को समझा देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भाषा और संवाद का फर्क था जिसे पीके पाट नहीं सके। तो रणनीति गलत थी, छवि कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन राजनीति तो संगठन से चलती है, और ये तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण है। मुझे ये बात हैरान करती है कि 3 साल की पदयात्रा, हजारों किलोमीटर पैदल चलना, इसके बावजूद एक मजबूत जमीनी संगठन क्यों नहीं बन पाया? ये सारी मेहनत कहाँ चली गई? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं पे रणनीति और जमीनी हकीकत का अंतर साफ दिखता है। इसको ऐसे समझिए कि पीके ने एक बहुत ही सुंदर हाईटेक इंजन बना लिया था। उनकी रणनीति, उनका संदेश, उनका विजन। लेकिन वो उस इंजन को चलाने के लिए गाड़ी बनाना भूल गए, यानी वो पार्टी का ढांचा जो उस संदेश को वोटर तक ले जाता। अच्छा। उनकी पदयात्रा ने भीड़ तो जुटाई, लोगों में एक कौतूहल पैदा किया, लेकिन उस भीड़ को एक अनुशासित कैडर में नहीं बदल सकी। मतलब भीड़ और कैडर में एक बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। बिहार की राजनीति की तुलना अक्सर पत्ता गोभी से की जाती है, परत के अंदर परत। परत के अंदर परत। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियों के पास दशकों पुराने गांव-गांव, बूथ-बूथ तक फैले कार्यकर्ता हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव के दिन झंडा नहीं उठाते, बल्कि लोगों के सुख दुख में, थाने कचहरी में, हर जगह साथ खड़े रहते हैं। एक रिश्ता है जो सालों में बनता है। हाँ, प्रशांत किशोर ने 0 से शुरुआत की थी। उनकी रैलियों में आई भीड़ इवेंट देखने आई थी, लेकिन उस भीड़ को बूथ तक ले जाने वाला, वोटर लिस्ट के पन्ने पलटने वाला और आखिरी वोटर को घर से निकालकर वोट दिलवाने वाला संगठनात्मक ढांचा वो उनके पास नहीं था। तो ये सिर्फ एक मैनेजर की तरह रणनीति बनाने और एक जननेता की तरह संगठन खड़ा करने के बीच का अंतर था। बिल्कुल। उनकी पदयात्रा ने जागरूकता तो पैदा की, लेकिन वो वफादार कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाई। बिहार में वोटर सिर्फ जोश नहीं देखता, वो अपना आदमी भी देखता है। पीके की टीम में अनुभवी जमीनी नेताओं की भारी कमी थी और उनकी खुद की छवि एक मैनेजर की ज्यादा और जननेता की कम बन पाई। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, जाति का चक्रव्यूह जिसे वो भेद नहीं पाए, बाहरी की छवि जो वो मिटा नहीं पाए, और संगठन की कमी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, तो ये खुली और बंद कहानी की तरह लगता है। होगी
क्या ये संभव है कि लड़ाई हारने के बावजूद उन्होंने एक नई तरह का युद्ध शुरू कर दिया हो? निश्चित रूप से। अगर हम थोड़ा दूर से और बड़ी तस्वीर को देखें तो इस हार में भी कुछ ऐसे सकारात्मक पहलू हैं जिनका असर शायद भविष्य में दिखेगा। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बिहार की राजनीति की चर्चा का रुख बदल दिया। दशकों बाद बिहार में किसी ने इतने जोर शोर से जाति और धर्म से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। उनकी वजह से दूसरी पार्टियों को भी मजबूरन इन मुद्दों पर बोलना पड़ा, जवाब देना पड़ा। ये अपने आप में एक बड़ी वैचारिक जीत है। और युवाओं पर इसका क्या असर हुआ? मैं सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया देख रहा था वो दिलचस्प थी। हजारों युवा कह रहे थे बिहार आपको डिजर्व नहीं करता। ये सिर्फ ऑनलाइन शोर है या इसके कुछ गहरे मायने हैं? ये दूसरा और शायद सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है। ये सिर्फ ऑनलाइन शोर नहीं है। नहीं, ये बिहार के युवाओं, खासकर उन प्रवासी बिहारियों में एक नई राजनीतिक चेतना का सबूत है, जो बाहर रहकर भी अपने राज्य के लिए सोचते हैं। उन्हें पीके की बातों में अपनी आकांक्षाओं की झलक दिखी। उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनकी भाषा में बात कर रहा है, नौकरी, बेहतर भविष्य और पलायन के दर्द की भाषा में। ये चेतना वोट में तब्दील नहीं हुई क्योंकि ये युवा शायद वोट डालने अपने गांव नहीं आए या उनका प्रभाव अपने परिवार पर उतना नहीं था, लेकिन एक बीज जरूर बो दिया गया है। मतलब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कोई था जो इन मुद्दों पर वोट मांग रहा था। बिल्कुल। तो क्या हम इसे एक लंबी लड़ाई का पहला कदम मान सकते हैं? बिल्कुल। राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है। कांशीराम जी का एक प्रसिद्ध कथन है, हाँ। पहला चुनाव हारो, दूसरा हरवाओ, तीसरा लड़ो और चौथा जीत जाओ। इसका मतलब है कि जमीनी बदलाव में समय लगता है। सही बात है। ये हार साबित करती है कि बिहार में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन इसने यह भी दिखा दिया है कि इसकी एक भूख मौजूद है। अगर प्रशांत किशोर इस हार से सबक लेते हैं, अपनी रणनीति को जमीनी हकीकत के साथ जोड़ते हैं और वो संगठन खड़ा करते हैं जिसकी कमी थी, तो भविष्य में जन सुराज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन सकता है। मतलब ये अध्याय का अंत नहीं, शायद एक लंबी कहानी की सिर्फ शुरुआत है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा राजनीतिक रणनीतिकार जिसे जीत का पर्याय माना जाता था, उसे अपने ही गृह राज्य की जटिलताओं ने जमीन दिखा दी। वो सीटें जीतने में तो पूरी तरह असफल रहे, लेकिन एक ऐसी बहस शुरू करने में सफल रहे जिसकी बिहार को शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसका सार यही है कि बिहार जैसी जगहों पर विकास का विचार सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन पहचान और सामुदायिक जुड़ाव आज भी राजनीतिक पसंद के मुख्य आधार है। पीके का अभियान इस कड़वी हकीकत को एक बार फिर सबके सामने ले आया। उनकी रणनीति में जोश था, लेकिन वो जमीनी हकीकत की जड़ों से थोड़ी कटी हुई थी। तो ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रशांत किशोर ने जो ये बीज बोया है शिक्षा, रोजगार और विकास पर आधारित राजनीति का, क्या ये बिहार की गहरी जड़ों वाली जातिगत राजनीति की जमीन पर भविष्य में भी पनप पाएगा, या ये सिर्फ एक और नाकाम कोशिश बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा जब तक कोई और रणनीतिकार आकर फिर से यही सपना नहीं दिखाता?